बिहार जिले की धर्मपुरी तहसील के ग्राम कोठीदा भारतपुरा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन बांध में पहली ही बारिश में रिसाव शुरू हो गया है। बांध की दीवार धंसने की खबर मिलते ही प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। जिले के भरूटपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे बांध की दीवार धंसने से पानी का रिसाव गांवों की ओर बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह भारी मात्रा में बांध की मिट्टी एक तरफ बह गई है, जिसके चलते बांध की दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। करीब 11 गांवों में मुनादी करा के गांवों को खाली कराया जा रहा है। बिहार में सत्ता से बाहर होते ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, बिहार में भाजपा सरकार के हटते ही तेजी से अव्यवस्था फैल रही है। उन्होंने कहा, जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी के घर में दिन दहाड़े लूट, जहरीली शराब से आज फिर 6 लोगों की मौत। इसके अलावा 10 और 11 अगस्त को 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या और बेतिया में एक पुजारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो चुका है। उन्होंने कहा, पूरे बिहार में चोरी, स्नैचिंग, हत्या, दुष्कर्म, लूट का तांडव मचा हुआ है। बिहार में जंगल राज दोबारा आ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। हाल ही में ललित मोदी संग अफेयर की खबरों की वजह से एक्ट्रेस चर्चा के केंद्र में आ गई थी। ललित मोदी संग उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें दोनों छुट्टियां मनाते नजर आ रहे थे। इन फोटोज के सामने आने के बाद लोग एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल कर रहे थे। सुष्मिता भी पूरी मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को करारा जवाब दे रही थी। इस बीच रक्षाबंधन के खास मौके पर उन्होंने लाइव आकर पहली बार ट्रोल्स को खूब खरी सुनाई। साउथ अभिनेता प्रकाश राज अक्सर अपने जस्ट आस्किंग कैंपेन के जरिए सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता ने इसी कैंपेन के तहत अशोक स्तंभ पर भाजपा को घेरते हुए भगवान राम और भगवान हनुमान की तस्वीर शेयर की थी। अब प्रकाश राज ने मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में इस तस्वीर का असली मतलब समझाया है। इसके साथ ही अभिनेता ने बॉलीवुड बनाम साउथ विवाद, द कश्मीर फाइल्स और बायकॉट ट्रेंड पर भी बात की है। राम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भगवान राम का मतलब धर्मपरायण राजा है। आज वह गुस्से में क्यों है? हमारे लिए भगवान हनुमान का मतलब क्या था? अंजनी पुत्र। उन्हें आज इतना हिंसक क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को क्या हुआ? उसे क्यों इतना आक्रामक क्यों बना दिया गया? आप पावर नहीं दिखा सकते। आप राष्ट्रीय चिन्ह के जरिए हिंसा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जब भगवा रंग का कपड़ा लेकर लड़के निकलते हैं तब अल्पसंख्यकों को डर क्यों लगता है? लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो रहा है? जय श्री राम एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र था। जब लोगों को जश्न मनाना होता था तब वह जय श्री राम के नारे लगाते थे। लेकिन अब जब लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो लोग डर जाते हैं। मैंने बस एक सांकेतिक तस्वीर पोस्ट करते हुए लोगों से पूछा है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब प्रकाश राज से पूछा गया कि क्या बायकॉट ट्रेंड के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होता है, अभिनेता ने इस पर इशारों में कहा कि जब दीपिका पादुकोण की फिल्म का बायकॉट किया गया तब उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म 30 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। दरअसल यह एक ग्रुप है जो लोगों के अंदर खौफ पैदा करना चाहता है और उनकी आवाज को दबाना चाहता है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार अभिनीत रक्षाबंधन ने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत की। दोनों फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कुल 20 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। यानी दोनों ही फिल्मों को रक्षाबंधन की छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाया। यही कारण है कि अब सिनेमा मालिकों ने नुकसान को कम करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। फ्रांस के गोताखोर अर्नॉल्ड जेरल्ड ने डीप डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अब तक का सबसे गहरा गोता लगाया। वे डाइव मारकर समुद्र में 120 मीटर यानी करीब 393 फीट नीचे गए। ये डाइव पूरी करने में उन्हें 3 मिनट 34 सेकंड का समय लगा। अर्नॉल्ड ने ये गोता बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के लगाया है। आमतौर पर गोताखोर पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी समुद्री डकैतों की बात होती है तो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले जो छवि आती है वो हॉलीवुड के फिल्मी डकैत कैप्टन जैक स्पैरो की ही आती है, जो कैरिबियन पायरेट्स फिल्म में समुद्री डकैत की भूमिका का नाम है। इस फिल्म में कैप्टन जैक स्पैरो को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। असलियत में पुरुष नहीं बल्कि सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरी महिला थी,
जिसका नाम सुनकर ही दक्षिण चीन सागर में सफर करने वाले लोग खौफ में रहते थे। इस महिला समुद्री लुटेरी को जेंग के नाम से जाना जाता है, जिसे समुद्री लुटेरों की दुनिया की रानी कहा जाता है। 1775 में चीन के तटीय इलाके ग्वांगडोंग में पैदा होने वाली जेंग येसो का असल नाम शी यांग था। कहा जाता है कि वो जब बड़ी हो रही थी, ग्वांगडोंग में रहने वाले कई परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। वहां के लोग उस समय अपना जीवन चलाने के लिए प्रतिबंधित चीजों की तस्करी किया करते थे। इतिहासकारों की माने तो शी यांग महज 6 साल की उम्र में ही सेक्स वर्कर बन गई थी। शी यांग पानी पर तैरते वेश्यालय में काम करती थी। इस दौरान उस अपने ग्राहकों से बेहद अहम जानकारियां मिलने लगी। लोग शी यांग के साथ वक्त बिताते थे और अक्सर ऐसे राज उसे बता देते थे जो कई बार उन लोगों के मौत का कारण बन जाता था। धीरे धीरे शी यांग ने इन जानकारियां से कमाई करना शुरू कर दिया। वो ये जानकारियां उन लोगों को बेचती थी जो उसके मोटी रकम देने को तैयार थे। इस तरह शी यांग ने कुछ समय में ही साम्राज्य बना लिया और अपने आसपास के क्षेत्र में प्रभाव कायम कर लिया। अपने एक आक्रमण के दौरान जेंग ही नाम के समुद्री लुटेरे की मुलाकात शी यांग से हुई और दोनों को प्यार हो गया। जेंग ही ने वादा किया कि उनकी जो भी जीतेंगे आधी संपत्ति पर उसका हक होगा। शी यांग को ये सौदा पसंद आया और उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद से ही उन्हें जेंग येसो कहा जाने लगा, जिसका मतलब जेंग की पत्नी था। जेंग ही और जेंग येसो ने कुछ ही समय में समुद्री लुटेरों के तौर पर ताकतवर जोड़े का दर्जा हासिल कर लिया। डाकुओं को एकजुट करने में जेंग येसो ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डाकुओं के नेताओं से बातचीत की। सेक्स वर्कर के काम के दौरान के संबंधों ने भी उनकी मदद की। साल 1807 में जेंग ही की मौत हो गई, जिसके बाद असल मायनों में जेंग येसो की ताकत बढ़ती गई। साल 1809 तक जेंग येसो इतनी ताकतवर हो गई कि उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति ने चीनी सरकार भी परेशान रहने लगी। यहाँ तक कि समुद्री लुटेरों की समस्या के निदान के लिए चीनी सरकार ने ब्रिटेन और पुर्तगाली नौसेनाओं से मदद मांगी थी। इसके बाद नौसेनाओं और समुद्री लुटेरों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें समुद्री लुटेरों ने ही जीत हासिल की। लेकिन 1810 तक चीनी सरकार ने जेंग येसो और उनकी टीम ने सरकार के साथ समझौता करने के लिए मना लिया। हालांकि इसके बदले चीनी सरकार उन्हें मोटी पेंशन देती थी। 18वीं सदी में एनी बोनी ने भी अपने कारनामों की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र को बेचती थी। हालांकि उस समय पानी के जहाजों पर महिलाओं का होना अशुभ माना जाता था। इसके बावजूद एनी बोनी ने समंदर पर राज किया। बताया जाता है कि वो कुख्यात समुद्री डाकू कैलिको जैक रैकहम के साथ मिल गईं। एनी बोनी का जन्म आयरलैंड में हुआ था। कहा जाता है कि एनी अपनी ही नौकरानी की बेटी थी। बाद में उनके पिता पैसिफिक ओशियन चले आए। यहीं पर एनी बोनी धीरे धीरे समुद्री गतिविधियों में शामिल होती गईं। कहा जाता है कि एक बार उनकी अपने नौकर से किसी बात पर बहस हो गई और उन्होंने उसे चाकू मार दिया था। एनी ने पायरेसी के स्वर्ण युग के दौरान कई बार लूटपाट की है। हालांकि साल 1720 में एनी और उनके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो बच गई। उसके बाद से एनी रिकॉर्ड से गायब हो गई। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। कच्चे तेल समेत अन्य कमोडिटी के दामों में कमी के चलते जुलाई 2022 में खुदरा महंगाई दर में कमी आई है और ये 7% के नीचे जा पहुंचा है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रहा है, जबकि जून में 7.01% रहा था। जबकि मई 2022 में 7.04% तो अप्रैल में 7.79% रहा था। जुलाई महीने में खाद्य महंगाई दर में कमी आई है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर भी घटकर 7% से नीचे आ गया है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 6.75% रहा है, जबकि जून में 7.75% रहा था। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईस्ट दिल्ली पुलिस की टीम ने 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक गन हाउस का मालिक भी शामिल है। 15 अगस्त से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में कारतूसों की बरामदगी करके पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। चीन और ताइवान के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने तनाव को कम करने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आह्वान किया है। ताइवान में मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने, स्टेटस को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। Be aware. With the world.
APN Broadcast Service.